नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी साइंस एंड टेक की जो 1 ईयर करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको जारी रखने वाले हैं और आज आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं सेट नंबर 4 को। दोस्तों, इस सेट नंबर 4 में मैं आपके साथ कवर करूंगा आईटी एंड कंप्यूटर्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ें पिछले 1 साल में सुर्खियों में रही हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ नई तकनीकों के बारे में हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, उनको आज कवर करवाया जाएगा। बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है और देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने दोस्तों आपके लिए एक प्लेलिस्ट को रेडी करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीएससी 2022 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स बाय अनिरुद्ध। आप उस जाके प्लेलिस्ट को जाके रेफर कर सकते हैं या फिर सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी और आप लोग हमारे अन्य लेक्चर्स को भी जाकर के देख सकते हैं। बताना चाहूँगा कि हमने इस बार प्रीलिम्स में केवल जो हाई वैल्यू चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, आईआर के ऊपर फोकस किया है, हमने दोस्तों फोकस किया है साइंस टेक के ऊपर, हमने फोकस किया है प्लेसेस एंड न्यूज़ के ऊपर और अब हमारा फोकस जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बना हुआ है। ये 4 सीरीज आपको मेरी तरफ से कंप्लीट देखने को मिलेंगी। आने वाले 3 to 4 डेज में ये सारी की सारी सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो भी सीरीज फिलहाल यहाँ पे शुरू हुई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डेफिनेटली डू सो दैट आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही अनोखी पहल लेकर आया है जिसका नाम है सुपर कोचिंग। इस सुपर कोचिंग के माध्यम से आप लोग इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं इनसे जाकर के पढ़ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। ये वो वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया में टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये वो वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नॉलेज है जिनके पास, वो वाले टीचर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी में रैंकर्स को निकलवाना है और वो टीचर्स अब आपको जो हैं वो टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको डेली वाली हाई फीस नहीं देनी है, आपको देना है केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जिसका दाम है 2500 रुपये प्रति महीना और इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इसको केवल 2000 रुपये प्रति मंथ में जाकर के अवेल कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आपको यूज़ करना होगा मेरा रेफरल कोड A2SIR। सो डू चेक आउट दी एग्जैक्ट एंटायर सुपर कोचिंग ऑफर। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कुल मिला के 5 चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं। आपको बता दूं कि इसी पर्टिकुलर लेक्चर में यानी कि आईटी एंड कंप्यूटर्स के लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 में ब्रेक डाउन कर दिया है और उसको लाने में और समय लग जाता, इसीलिए हमने पहले इसका पार्ट 1 आपके सामने हम लोग आज लेकर आ चुके हैं। पार्ट 2 में मैं कम से कम 5 और टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करूँगा जो कि हमारे लिए रेलिवेंट हो सकती हैं। आज डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि नई एक पॉलिसी सामने आई है ब्लॉकचेन को लेकर। नीति आयोग ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, माना है कि ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होने वाली है। बल्कि ना केवल इतना, मुकेश अंबानी जी के द्वारा भी माना गया है कि ब्लॉकचेन जो है वो आगे जाकर भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाली है, इसलिए भी हम उसके बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में 5G को लेके कुछ डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। रिसेंटली 5G का एक टेस्ट बेड है जिसको भारत में लॉन्च किया गया है, उसके बारे में चर्चा करूंगा और 5G किस तरीके से तुलना में जो है बदलती है 4G 3G के साथ में, वो भी समझा जाएगा। 5G के क्या क्या बैंड्स होते हैं उसको यहाँ पर आपके सामने जो है उसका भी हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द लाईफाई टेक्नोलॉजी। लद्दाख में लोकेटेड एक इंस्टीट्यूट है जहां पर लाईफाई की टेक्नोलॉजी से हम लोग सेवाएं लेना शुरू कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये लाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तो आई थिंक पिछले 5 या 6 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और अब ऐसा नहीं है कि हम केवल सुनते आ रहे हैं दोस्तों, तो दुनिया जो पूरा का पूरा विश्व है वो असल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के और करीब जाता जा रहा है। अनडाउटेडली ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के और करीब जाते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 3 या 4 सालों में, ऐसा कहा जाता है कि 2024-2025 तक जो है वो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि 90% से भी जो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं वो इंटरनेट के साथ, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर भले वो आपकी गाड़ी हो, आपके घर के अप्लायंसेज हों, everything will be connected using internet. And finally we will talk about
मेटावर्स। मेटावर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है कि ये मेटावर्स क्या चीज़ है। ब्रीफली बात करूंगा कि मेटावर्स क्या चीज़ है। आपने नाम भी सुना होगा, फेसबुक का जो नया नाम है दोस्तों वो बदल करके मेटा रख दिया गया है। मेटावर्स क्या चीज़ है, किस तरीके से इसमें वीआर और एआर का एक बहुत ही अहम रोल रहता है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। वीआर एआर क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑलरेडी वीआर एआर को लेके एक सवाल पूछ चुकी है। सो लेट अस स्टार्ट वेरी क्विकली। ब्लॉकचेन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके सामने खबर है दिसंबर 6, 2021 की। इंडिया रोल्स आउट 5-year रोड मैप फॉर द नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द डिजाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इन 2009। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब देखिए इसको समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। पहले तो करंट अफेयर्स में क्या था वो जान लेते हैं। असल में क्या हुआ है कि हमारी माइटी के द्वारा एक नई पॉलिसी यहाँ पे फॉर्मुलेट करी गई है, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। माइटी क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये वाली फॉर्मुलेशन को किया गया है। अब हम कभी भी किसी भी चीज़ को जब कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, मकसद क्या होता है कि हम जो फिलहाल चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा स्ट्रक्चर किया जाए, उसको एक फ्रेमवर्क, उसको एक ढांचे के अंदर जो है वो बिठाया जाए। इट एम्स टू प्रोवाइड ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अभी तक देखिए सरकार बहुत सारी ई गवर्नेंस की सेवाएं आपको दे रही है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि हम लोग उन्हीं ई गवर्नेंस सेवाओं को अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी, जो पॉलिसी यहाँ पर माइटी के द्वारा पेश करी गई है, इसके कई सारे कन हैं, इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी स्टैक, स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, ये इसलिए भी विशेष बन जाती है बिकॉज नीति आयोग के द्वारा फाइनली अब एक्नॉलेज किया गया है द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द टेक्नोलॉजी हैज नोटेबल फीचर्स जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है और डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं कि काम कैसे करती है, लेकिन एक चीज जो नीति आयोग ने यहाँ पे माना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। यानी कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, ये एक विकेंद्रीकृत तकनीक है और साथ ही में इसमें आपको अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। ये वाली एक ऐसी तकनीक है जो कि जवाबदेही भी आपको साथ में देती है। इंटरेस्टिंगली जो नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे पेश करी गई है माइटी के द्वारा, इन्होंने इसमें क्रिप्टो करेंसी को इसके फ्रेमवर्क से फिलहाल के लिए बाहर रखा है। आगे जाकर के इसको इंक्लूड करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में से क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों बाहर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में दोस्तों, जो ब्लॉकचेन है इसके फायदे बहुत हो सकते हैं। क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड द विजन ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन टू क्रिएट ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थ्रू शेयर्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग रिसर्च डेवलपमेंट कैपेसिटी, स्किल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर इन ब्लॉकचेन टेक, फैसिलिटेटिंग स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी टू सिटीजंस एंड द बिजनेसेस। ये जो भी फायदे हैं ये तो हमारी वाली स्ट्रैटेजी के फायदे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन की, सो ब्लॉकचेन के जनरली काफ़ी बड़े बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। असल में क्या हुआ था कि ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है इसका जो आगाज हुआ था ये सन 2009 में हुआ था। 2009 में क्या हुआ था कि उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो अभी नई नई बनकर आई थी। जब ये पहली बार बनकर आई थी उस टाइम पे ब्लॉकचेन को भी लाया गया था। ब्लॉकचेन क्या थी? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी। अब लेजर समझते हैं, कहीं पर भी जब अकाउंटेंसी करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है, एक लेजर मेंटेन करना पड़ता है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक बड़े लेवल पे उस लेजर को मेंटेन कर रहा है। अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भी तो एक ऐसी चीज है जो कि डिसेंट्रलाइज होती है। am I करेक्ट? क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी चीज है जो कि डिसेंट्रलाइज होती है। उस डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी को मैनेज करने के लिए हमने एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी को तैयार किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। लेकिन इंटरेस्टिंगली इवन दो इसका जो आगाज था वो हुआ तो क्रिप्टो की वजह से था, लेकिन आज की डेट में ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस तकनीक के माध्यम से आप लोग कई सारे अन्य फायदे भी ले सकते हैं। अगर ब्लॉकचेन को हम लोग एग्जैक्टली तोड़ें कि मतलब क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स वेयर ईच ब्लॉक कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड ओवर द नेटवर्क, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मान लीजिए कि यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है,
ए और बी, इसमें ए जो है वो मान लीजिए बायर है और बी जो है वो मान लीजिए सेलर है। सो यहाँ पर इसने कुछ क्रिप्टो करेंसी सेलर ने बायर को बेची, ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ब्लॉकचेन इस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लेगा। अब कल को ए ने ये सेम चीज जाके सी को बेची, सी ने सेम चीज जाके डी को बेची, डी ने कुछ पार्ट वापस बी को बेच दिया, डी ने कुछ पार्ट वापस ई को बेच दिया। ये जो बहुत सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन ट्रांजैक्शंस को कहीं पे स्टोर किया जा रहा है और ये ट्रांजैक्शंस को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया जा रहा है यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। अभी तक जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी वो सरकारों के माध्यम से होती थी। सरकारों के माध्यम से क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स उसको करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि जब करेंसी ही आपने डिसेंट्रलाइज कर दी है, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको सेंट्रल बैंक्स इशू नहीं कर रहे, लोगों के द्वारा बनाई गई करेंसी है। उसी तरीके से जो ब्लॉकचेन भी है ना, ये भी एक तरीके से एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी थी उन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करने के लिए, स्टोर करने के लिए। एंड वो जो टेक्नोलॉजी इवन शुरू हुई थी क्रिप्टो के माध्यम से, वो आज की डेट में इट कैन फैसिलिटेट द इनोवेशंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग मैनेजमेंट, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड सेफ्टी ऑफ वास्ट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने अगर नाम सुना होगा डेटा मैनेजमेंट का, सो ऐसा मान लीजिए कि डेटा मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। और इसीलिए ब्लॉकचेन के जो फायदे हैं वो ऑलमोस्ट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अभी तो केवल क्रिप्टो के लिए यूज हो रहा था, लेकिन आपको हर जगह, आपको किसी भी तरह का हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जो कि सरकारों को जनता तक पहुंचानी है, उनकी ट्रांजैक्शंस का लेजर मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली मेंटेन करना, ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के माध्यम से हो सकती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है ब्लॉकचेन में? ये देखिए, क्लाइंट जो है वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है। जब ये क्लाइंट ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा, उसके बाद ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में चला जाएगा। मान लीजिए कोई क्लाइंट ऐसा है, इसने कोई यहाँ पे चीज़ बेचनी है, ये इस नेटवर्क के अंदर चला गया। अब ये यहाँ पे कई सारे बायर्स हैं, कोई ना कोई बायर इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे खरीद लेगा। यहाँ पे जाने के बाद यही वाला जो नेटवर्क है वो इसकी वैलिडेशन करेगा, इसको चेक करेगा कि जो आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे इनिशिएट करी थी, क्या वो सही थी, गलत थी। वंस दैट वैलिडेशन इज डन, ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड किया जा रहा है लेजर में। और ये जो लेजर है ना, ये देखिए सीरीज ऑफ ब्लॉक्स हैं, ये सीरीज ऑफ ब्लॉक्स हैं, ये वाले जो सीरीज ऑफ ब्लॉक्स हैं, इसको टेक्निकली कहा जाता है ब्लॉकचेन। एंड जब आपने इसको वेरीफाई करके लेजर में ऐड कर लिया है, स्टेक होल्डर्स वेरीफाई द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है? ये दोस्तों आम नागरिक हैं, कोई सरकार नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो ये आम नागरिक हैं। सरकार इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी सेवाओं को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लॉकचेन, और इसीलिए हमने नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए, ब्लॉकचेन इज अ सेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी, तो जी नहीं, ये विकेंद्रीकृत लेजर टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2009, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाएगा। सेकंड, हम लोग तकनीक की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू 5G टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 5G ऑपरेट्स एट हायर फ्रीक्वेंसीज टू ऑफर अ न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली। आई थिंक सभी नेटवर्क्स वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, 3G हुआ, 4G हुआ, सभी वर्चुअली है ना। आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क आ रहा है, क्या आप किसी के साथ कोई तार जोड़कर बैठे हैं? जी नहीं, वर्चुअली आपको नेटवर्क मिल रहा है। 5G वर्क्स मेनली इन 5 बैंड्स। ये एक कठिन चीज़ है कि 5G जो है वो कितने बैंड्स में काम करता है, इसको समझ लेते हैं। 5G ऑलमोस्ट पूरा साल सुर्खियों में रहा पिछले साल, और इस साल तो सुर्खियों में और भी रहने वाला है। दोस्तों, 5G का सरकार के द्वारा IIT मद्रास में एक नया 5G टेस्ट बेड है, जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है। टेस्ट बेड का मतलब क्या है कि अब जो भी हम लोग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी हम लोग 5G के माध्यम से चलने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनको रोल आउट करना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग तो कहीं पे होगी। तो दोस्तों, उनकी टेस्टिंग अब भारत के ही एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट IIT मद्रास के अंदर होने वाली है। ये वाली पहल सरकार के द्वारा ली गई है। एंड वाई सो? बिकॉज अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सो जी हाँ, भारत में जो आने वाला 5G होगा वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर होगा। हमारी डिपेंडेंस बाहर के देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है, राइट।
अब क्या हुआ है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया रिसीव्ड अ 6 month एक्सटेंशन फ्रॉम डीओटी टू कंडक्ट 5G ट्रायल्स टिल May 2022। यहाँ पर क्या था कि इनकी जो 5G ट्रायल्स थी ना, ये असल में नवंबर 2021 में ख़त्म होने चाहिए थी, और उसके बाद इनका ये मकसद था कि ये ट्रायल्स को ख़त्म करने के बाद अब 5G की रोलिंग आउट करनी शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो भारत में Tier 1 के शहर हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, कोलकाता, इनमें हम लोग इन चीज़ों को लेकर आएंगे, चेन्नई, हैदराबाद में लेकर आएंगे, लेकिन वो अभी तक रोलिंग आउट हो नहीं पाई है। सो इसके चलते यहाँ पर इनको एक्सटेंशन दे दी गई टिल May 2022। 5G क्या चीज़ है? 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क डिजाइन टू इंप्रूव नेटवर्क कनेक्शंस बाय एड्रेसिंग द लेगेसी इश्यूज ऑफ स्पीड, लेटेंसी एंड यूटिलिटी विच द अर्लियर जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स कुड नॉट एड्रेस। देखिए 3G की बात करें, उसमें कॉल ड्रॉप होती थी। 4G की बात करें, कॉल ड्रॉप के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन स्पीड के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और कभी कभार कॉल कनेक्ट होने में जो समय लगता है वो अभी भी 4G में काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। बिकॉज अगर आप किसी को फ़ोन लगाते हैं तो स्टार्टिंग में आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग में आवाज़ आती है कि टक 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन रिंग नहीं जा रही, रिंग जाने में समय लगता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली कनेक्शन में समय लग रहा है। इन चीज़ों को जो कि अर्लियर जनरेशन एड्रेस नहीं कर पाई, इन चीज़ों को एड्रेस करने के मकसद से 5G को यहाँ पे लाया जाएगा। 5G सबसे पहली बात तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करती है टू ऑफर अ न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क दैट इज डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एंड एवरीथिंग टुगेदर इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस। आगे जाकर के जब आपको डिस्कस करूंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, वो भी ऐसा मान लीजिए कि अगर भारत में 5G आ जाता है, जितनी जल्दी भारत में 5G आ जाता है, उतनी ही जल्दी भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो रेवोल्यूशन है वो उतनी ही जल्दी आएगी। सो ये चीज़ है कि दोनों चीज़ें आपस में लिंक है। क्यों? क्योंकि 5G जो है वो कनेक्ट करने की यहाँ पे क्षमता रखता है वर्चुअली एवरीवन एंड एवरीथिंग। इन्होंने जब एवरीथिंग बोल दिया तो चीज़ों को भी ये आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलती है, इसमें आपको लेटेंसी कम देखने को मिलती है, यूटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5G जो है इट विल हैव एन एनहांस थ्रूपुट टू हैंडल मोर साइमल्टेनियस कनेक्शंस एट अ टाइम। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस को एक साथ हैंडल कर पाएगा। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वाईफाई चाहिए। मान लीजिए वाईफाई जो है वो 5G का वाईफाई है। और ये भी मान लीजिए कि जब आप यहाँ पे वाईफाई के थ्रू सेम चीज़ आपने अपने फ़ैन को या अपने AC को यहाँ पे कमांड दिया कि AC स्विच ऑन हो जाए या AC स्विच ऑफ हो जाए या AC का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, सब 5G के माध्यम से हो रहा है। वहीं बैठे बैठे आपने कमांड दिया कि दूसरे कमरे की लाइट बंद हो जाए, या फिर आपने कमांड दिया कि आपकी गाड़ी है जो वो स्टार्ट हो जाए बंद हो जाए। एनीथिंग, मल्टीपल कनेक्शंस को सेम टाइम पे जब हैंडल करने की यहाँ पे बात आती है, तब बात आती है 5G की। 5G मेनली वर्क्स इन 3 बैंड्स, लो, मिड और हाई बैंड। सो 5G के कई सारे बैंड्स होते हैं, लेकिन जो कुल मिला के 3 बैंड्स हैं वो लो बैंड है, मिडल बैंड है और हाई बैंड आपको देखने को मिलता है। अब हाई बैंड, लो बैंड, मिडल बैंड में क्या चीज़ है? देखिए जितना ज़्यादा बैंड जो है वो हाई होगा, हाई के केस में क्या होगा कि इसमें इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट होगी, लेकिन दोस्तों इसकी कवरेज लोएस्ट होगी। यहाँ पे स्पीड कम होगी, कवरेज मैक्सिमम होगी। मिडल बैंड में स्पीड और कवरेज जो है ये ऑप्टिमल होगी। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपके साथ बात करूँ, लेट अस से अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि लो बैंड में स्पीड जो है वो x होगी, दोस्तों मिडल बैंड में स्पीड 2x होगी और हाई बैंड में स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए इसमें इट इज़ मैक्सिमम स्पीड इज़ लिमिटेड टू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसमें अगर आप जाएंगे हाई बैंड में तो स्पीड बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, इट इज़ एज हाई एज 20 Gbps पर सेकेंड। तो ये तो हम लोग यहाँ पे x के केस में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो x के केस में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली इट विल बी एक्सट्रीमली हाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाई बैंड में दोस्तों? हाई बैंड की जो कवरेज है ना ये एक्सट्रीमली लिमिटेड है और सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ भी एक्सट्रीमली लिमिटेड है। यानी कि जो एरिया कवर करेगा, जो लो बैंड है वो इतना बड़ा एरिया कवर कर लेगा, लेकिन जो हाई बैंड है वो केवल इतना सा एरिया ही कवर कर पाएगा। स्पीड ज़्यादा देगा लेकिन कवरेज जो है वो बहुत कम होगी। सो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि आप यहाँ पे अलग अलग बैंड्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर वैसे हम लोग बात करें 3G, 4G, 5G, 6G के बारे में, तो देखिए इसकी डिप्लॉयमेंट बहुत साल पहले हो चुकी थी। 4G जो है वो 2006 से 10 के बीच में आपको धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट होते देखने को मिली। अब तो 4G के साथ सब लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, सभी आपको टेलीकॉम प्रोवाइडर्स 4G सर्विसेज भी दे रहे हैं। 5G 2020 में वैसे तो आने वाला था लेकिन आया नहीं, थोड़ा डिले हो रहा है। और 6G जो है वो 2028, 2030 तक आपको देखने को मिलेगा। बैंडविड्थ की बात करें, ये जो बैंडविड्थ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरेटिकल बैंडविड्थ हैं।
रियलिटी में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। 3G 2 Mbps, 4G 200 Mbps, क्या वाकई में आपको 200 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है? इवन दो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपको बोल देगा कि शायद आपको सर 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन आप कभी टेस्ट करेंगे स्पीड टेस्ट पे तो 20, 30, 40 दैट्स इट, 50 तक भी चली जाती है, लेकिन 100 Mbps तक जाना काफ़ी मुश्किल रहता है। वो भी थ्योरेटिकल है, उसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। ये आप चेक करेंगे स्पीड टेस्ट से, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, एक्चुअली अपलोड करेंगे, तो जो रियल स्पीड आती है वो और भी कम आती है। सिमिलरली 5G में जो थ्योरेटिकल स्पीड है ये 1 GB पर सेकंड से ज़्यादा है और 6G में 1 TB पर सेकंड से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे लेटेंसी यानी कि कनेक्शन करने में जो समय लगता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे 100 से 150 मिली सेकेंड, 20 से 30 मिली सेकेंड, लेस देन 10, लेस देन 1। एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा, ये धीरे धीरे बढ़ रही है इस तरीके से जाते जाते। सो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बैंडविड्थ, लेटेंसी और एवरेज स्पीड का कनेक्शन है विद 3G, 4G, 5G, 6G। अगर आप उसके पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें याद करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें 5G को भारत में लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, पहला चैलेंज तो ऑब्वियसली इसकी टेस्टिंग का था। उस टेस्टिंग को एड्रेस करवाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो टेस्ट बेड लाया गया है, तो अभी क्या है कि हमारी जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर है और 5G में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, इसीलिए इसकी रोलिंग आउट करना भारत में उतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पे ऑक्शन में इसके दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर वो बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो कंपनीज हैं वो उस हाई प्राइस को अपने तक नहीं रखेंगी, उस हाई प्राइस को कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगी। अगर वो कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगी तो वहाँ पर रेट्स बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे 5G को शिफ्ट ना करें, ज़्यादातर लोग यहाँ पे 4G पर ही रहें। उस केस में कंपनीज के पास इंसेंटिव नहीं होगा 5G पे जाने का। सरकार भले ऑक्शन करवा दे लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इस्तेमाल है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू तो है ही है, उसके अलावा कई सारे और इशूज़ भी हैं, कंज्यूमर कंस्ट्रेंट्स, नेटवर्क कवरेज इशू, हैंडसेट अवेलेबिलिटी। आपके जो मोबाइल्स हैं क्या वो 5G कंपैटिबल है भी या नहीं। कई सारे लोग मोबाइल लेते हैं ये सोच के कि हम 3-4 साल मोबाइल को चलाएंगे, लेकिन 5G मान लीजिए इस साल आ जाता है और जिन लोगों ने इसी साल फ़ोन लिया होगा भाई वो लोग तो अब 4 साल बाद यूज़ करेंगे 5G, तो फिर वहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी, कवरेज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे कंपनीज को घाटा हो सकता है। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं 5G एवोल्यूशन के भारत में। देखना बाकी होगा कि इन चैलेंजेस को हम लोग सरपास कर पाते नहीं कर पाते। ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी चैलेंजेस हैं, आज लग रहे हैं, 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद चैलेंजेस नहीं लगेंगे। जैसे 4G के केस में हुआ, 4G आना शुरू हो चुका था बहुत ही प्रॉपरली 2010 में तो आना शुरू हुआ, तो प्रॉपरली 2014 में ऑलमोस्ट कई सारी इसको जो कंपनीज हैं उन्होंने देना शुरू कर दिया था। लेकिन आज भी आपके घर में भी कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जो कि शायद 3G का ही इस्तेमाल कर रहा हो। सो ऐसा मान लीजिए कि 4G को लेकर अब जाकर के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है, तब जाकर के अब हर किसी के हाथ में आपको 4G देखने को मिल रहा है। बहुत कम कनेक्शंस 3G के बच चुके हैं, तो यही चीज़ 5G में भी देखने को मिलेगी। बट ये परमानेंट चैलेंजेस नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद जो है चैलेंजेस डेफिनेटली कम होते आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी बात 3G, 4G, 5G के बारे में। अगर हम सवाल की बात करें तो ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे ट्रू है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। सवाल के बारे में हम लोग वापस आएंगे, लेकिन द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफाई इज बिकॉज यहाँ पे देखिए सितंबर 22, 2021 की खबर है, इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट इन लद्दाख गेट्स लाइफाई नेटवर्क फॉर फास्टर इंटरनेट। ये वाली इमेजेस आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगी। देखिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, हाथ में इसके कोई टैबलेट है और ये यहाँ पे लाइट की मदद से यहाँ पे इस लाइट में बेसिकली इसको इंटरनेट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला जो लाइट है, यहाँ पर ये खड़े हुए हैं लोग और इनकी मदद से ये लोग यहाँ पे बेसिकली अपने फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। सो डेटा का डिलीवरी हो रहा है यूजिंग द लाइट। और यहाँ पर लद्दाख का जो इंस्टीट्यूट है जिसको कि लाइफाई नेटवर्क मिला है, दैट इज स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख इंस्टीट्यूट गॉट द लाइफाई नेटवर्क। लाइफाई क्या चीज़ है? लाइफाई है वायरलेस, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि वायर जुड़ी हुई है। वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है विच एक्चुअली यूजेज लाइट एमिटिंग डायोड्स टू ट्रांसमिट द डेटा। इस्तेमाल एलईडीज का कर रहा है डेटा को ट्रांसमिट करने का, वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। कैसे करता है? एलईडी लाइट बल्ब जो है दोस्तों वो लाइट के पल्सेस को यहाँ पे एमिट करती है। जो पल्सेस होती हैं, हम लोग रोशनी को तो देख पाते हैं लेकिन जो लाइट के अंदर जो पल्सेस होती हैं वो ह्यूमन आई नहीं देख पाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वही वाली जो पल्सेस होती हैं, उन्हीं पल्सेस के अंदर आपको डेटा देखने को मिलता है विच कैन ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द रिसीवर्स।
इंटरेस्टिंगली ध्यान दीजिएगा, लाइफाई इज नॉट स्ट्रिक्टली अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको जो है बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में होना पड़े ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली पल्सेस का आप तक पहुंचना जरूरी है। पल्स अगर नहीं पहुंचेगी तो आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। दैट इज डेटा रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइन ऑफ साइट बट ऑन द सिग्नल क्वालिटी एट द डिवाइस। तो भाई अगर आपके पास पल्स ही नहीं पहुंच रही है तो उस केस में यहां पर जो है ये जरूरी नहीं कि आपको वहां पे डेटा ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। नाउ लाइफाई वाईफाई में फर्क क्या है दोस्तों? वाईफाई भी वेव्स इस्तेमाल करता है, लेकिन वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करता है। लाइफाई जो है वो लाइट वेव्स का इस्तेमाल करता है। दोनों जो है वेव्स पे ही डिपेंडेंट हैं। दोनों वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है, लेकिन वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करता है और लाइफाई जो है वो यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल करता है। अब देखिए दोनों को समझ लेते हैं क्या क्या इसके फायदे नुकसान हैं। लाइफाई ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट विद द help of LED bulbs. Wi-Fi transmits data using radio waves with the help of Wi-Fi router. तो ये LED बल्ब है, ये Wi-Fi router है। Interference do not have any interference issues similar to radio frequency waves. Will have interference issues from nearby access points या routers. Obviously Wi-Fi में कभी कभार interference होती है, आपका कनेक्शन जो है कई बार आपने देखा होगा वो बंद हो जाता है, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। किस केस में? Li-Fi के केस में। प्राइवेसी, लाइफाई दोस्तों ज़्यादा प्राइवेसी ऑफर करता है, बिकॉज लाइफाई, मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हूँ और मैं लाइफाई के माध्यम से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरा जो लाइफाई है वो इस रूम के बाहर नहीं जा पाएगा, बिकॉज उसको कंप्लीट सिक्योरिटी है, दीवार के थ्रू लाइट पास नहीं कर पाती है। लेकिन वाईफाई के केस में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास थ्रू द वॉल्स एंड हेंस देयर इज अ नीड टू एम्प्लॉय टेक्निक्स टू अचीव सिक्योर डेटा ट्रांसफर। कई बार वाईफाई नेटवर्क जो है वो हैक हो जाते हैं, लेकिन लाइफाई के केस में हैक करना काफ़ी मुश्किल है। डेटा ट्रांसफर स्पीड इस केस में आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, इसमें उतनी हाई देखने को नहीं मिलती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 10,000 टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडियो, फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन बहुत बड़ा इसमें देखने को मिलता है। कवरेज डिस्टेंस काफ़ी कम है, ये यहाँ पे कम है, ये यहाँ पे ज़्यादा है। डिपेंड करता है कौन सा राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके घर पे आपने देखा होगा कि अगर उसमें 2 एंटीनास लगे हुए हैं तो और दूर तक जाता है, सिंगल लगा हुआ है तो कम तक जाता है, कभी किसी में 4 लगे होते हैं तो दोस्तों और दूर तक जाता है। डेंसिटी, डेटा डेंसिटी वर्क्स विद हाई डेंस एनवायरनमेंट वर्क्स इन लेस डेंस एनवायरनमेंट ड्यू टू इंटरफेरेंस रिलेटेड इश्यूज। तो वहाँ पर अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है बहुत डेंस है तो उस केस में वाईफाई काम नहीं करेगा, लेकिन लाइफाई जो है वो काम करने की क्षमता रखता है, बिकॉज अगेन बस प्रॉब्लम वही है कि वो दीवार नहीं बीच में आनी चाहिए। अगर दीवार नहीं आएगी तो फिर वो वहाँ पे आसानी से काम कर सकता है। तो ये है आपके कुछ कंपैरिजंस लाइफाई और वाईफाई के। अंडरस्टूड गाइज? अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें ये सवाल के बारे में, इट इज़ अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूजेज लाइट एमिटिंग डायोड्स टू ट्रांसमिट डेटा। बिल्कुल सही बात है, LEDs का इस्तेमाल करता है और है वायरलेस ही और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। लाइफाई इज अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी दैट इज डेटा रेट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइन ऑफ साइट। दोस्तों लाइफाई लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है भी और नहीं भी, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली नहीं है। डेटा रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइन ऑफ साइट, लेकिन सिग्नल क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। सिमिलर चीज वाईफाई में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, कि सिग्नल क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब वाईफाई मान लीजिए आ रहा है लेकिन सिग्नल क्वालिटी नहीं आ रही, तो उस केस में तो स्पीड कम होगी ना। अब मान लीजिए आप वाईफाई, आपने देखा होगा आपके फ़ोन में जो वाईफाई है उसमें इस तरीके से वो बैंड्स बने होते हैं। अगर आप बिल्कुल वाईफाई डिवाइस के पास जाकर खड़े हो जाएंगे तो बैंड्स जो है वो चारों के चारों यहाँ पे जल रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसके दूर जाएंगे तो शायद एक बैंड चलना कम हो जाएगा, थोड़ा और दूर जाएंगे तो 2 ही बैंड चलेंगे, थोड़ा और दूर जाएंगे 1 बैंड चलेगा। अब जैसे जैसे आप उससे दूर जा रहे हैं तो सिग्नल क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, तब तो डेफिनेटली डेटा रेट कम होगा। सिमिलरली लाइफाई के केस में भी लाइन ऑफ साइट के उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम सिग्नल क्वालिटी मैटर करेगी। अगर वो सही नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर ये काम नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे आपका जवाब जो है वो ये गलत है और ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट IoT की बात कर लेते हैं। IoT को लेकर क्या हुआ है? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर रिलीजेस कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये देखिए आने वाला जो दौर है ना, अभी तो आप लोग एलेक्सा देख रहे हैं, अभी आप लोग गूगल होम देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपने AC के लिए बटन नहीं दबाया लेकिन आपने उसको बोलकर जो है उसकी AC की टेम्परेचर को कम बढ़ा दिया, पंखे के टेम्परेचर को कम बढ़ा दिया। ये सब आप कर रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी। इसी को कहा जा रहा है IoT। IoT कॉन्सेप्ट को समझिए, ये एक ऐसा कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट है विच डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स टू अदर डिवाइसेस। कि भाई हर चीज़ जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हर चीज़ को हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के लिए गाइडलाइंस को लाया गया है। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए
In order to secure consumer Internet of Things IoT devices, Telecommunication Engineering Center has released the report Code of Practice for Securing Consumer Internet. Obviously, जितने ज़्यादा चीज़ों में दोस्तों इंटरनेट होगा उनको हैक करना उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उनको सिक्योर करना है, उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एक कोड लाया गया है। द गाइडलाइंस विल हेल्प इन सिक्योरिंग कंज्यूमर IoT डिवाइसेज एंड इकोसिस्टम एज वेल एज मैनेजिंग द वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। IoT का बेसिकली क्या है कि हम लोग एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ स्मार्ट होगी, पावर, ऑटोमोटिव, सेफ्टी, सर्वेलेंस, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज यूजिंग कनेक्टेड डिवाइसेज। स्मार्ट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोनॉमस कंप्यूटिंग एंड कनेक्टिंग टू अदर डिवाइसेज वायर और वायरलेसली फॉर डेटा एक्सचेंज, ठीक है। It has been projected that there would be around 11.4 billion consumer IoT devices and 13.3 billion enterprise IoT devices globally by 2025. That is, consumer IoT devices would account for nearly 45% of the IoT devices. इतना ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है IoT, देखिए IoT enabled shops, एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, मोबाइल डिवाइसेज, एज IoT डिवाइसेज, IoT डिवाइसेज, चिप्स, यहाँ पे डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, होम्स, बिल्डिंग्स, सिटीज, शिप्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, जो भी चीज़ आपके आसपास है, फैक्ट्रीज, जो भी चीज़ आपके आसपास है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है, वहाँ पर आपको दोस्तों इंटरनेट देखने को मिलने वाला है। यही चीज़ इसकी जो है वो खास बात है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की एंड ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन मेटावर्स के बारे में ब्रीफली आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा वेट, वी हैव दिस क्वेश्चन रिमेनिंग। इट इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। इट एम्फसाइजेस द आइडिया ऑफ एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू अदर डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट अबाउट दिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज मेटावर्स। आई विल नॉट गो इनटू टू मच डेप्थ, कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, हम ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑलवेज ऑन वर्चुअल एनवायरमेंट्स इन विच पीपल कैन इंटरैक्ट थ्रू वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देमसेल्व्स, refers to digital spaces which are made more lifelike by the use of virtual reality or augmented reality, both A and B, none of the above। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है both A and B, दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। देखिए थोड़ा सा इसको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो बहुत आसान तरीका समझने का क्या है, ऐसा मान ली, अच्छा एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते होंगे, नेटफ्लिक्स पे दोस्तों एक मूवी आई थी, अगर आप लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा समय मत देना, मूवी को एग्ज़ाम के बाद देख लेना, आपकी मेटावर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मूवी का नाम था फ्री गाय। मूवी को देखिए, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक गेम बनाई गई, और वो जो गेम है ना वो कंप्लीटली VR है। VR है मतलब कि वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम है। उसमें क्या है, अब नॉर्मली हम लोग VR AR को कैसे समझते हैं, VR AR को हम लोग ऐसे समझते हैं कि AR तो आपने देखा होगा, आपके पास एक रिसेंटली एक गेम थी जो कि इंडिया में फेमस हुई थी पोकेमॉन गो के नाम से। अगर आप अपने फ़ोन को लेते हैं और किसी आसपास के एरिया में कहीं पर भी फ़ोन के कैमरा को यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में पोकेमॉन घूम रहा है। पोकेमॉन एक कार्टून है ना, रियलिटी में वहाँ पे पोकेमॉन नहीं है, लेकिन आपकी जो असल में रियलिटी थी, जो फिजिकल रियलिटी थी, आपने उसके ऊपर एक अलग से चीज़ को क्या कर दिया, आपने उसको ऑगमेंट कर दिया, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। इसको कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी। तो अभी आपने क्या किया था, पोकेमॉन को अपने दीवार के ऊपर आपने पोकेमॉन देखने को मिला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ वर्चुअली क्रिएट कर दो, दीवार भी क्रिएट कर दो, पंखे, लाइट, आसपास के पेड़ पत्ते, फूल पत्ते, सब कुछ आपने क्या कर दिया, वर्चुअली क्रिएट कर दिया। गाड़ियां, आसमान, एवरीथिंग इज वर्चुअल, एवरीथिंग इज वर्चुअल। उसको कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी। नाउ वर्चुअल रियलिटी ये बनाई किसने है, इंसानों ने ही बनाई है। लेकिन मेटावर्स ये कहता है कि जब इंसान वर्चुअल रियलिटी में नहीं भी है, सुनिए बात को ध्यान से, जब इंसान वर्चुअल रियलिटी को ऑपरेट नहीं भी कर रहा, तब भी वर्चुअल रियलिटी आपस में इंटरैक्ट कर रही है। आई नो दिस साउंड्स वेरी वेरी टेढ़ा मेढ़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ बेसिकली यही है। ये देखिए, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑलवेज ऑन वर्चुअल एनवायरमेंट्स। वर्चुअल एनवायरमेंट्स हमेशा ऑन रहते हैं, इन विच पीपल कैन इंटरैक्ट थ्रू वर्चुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, यानी कि मैं किसी ऐसे इंसान से इंटरैक्ट कर रहा हूं जिससे शायद मैं वैसे इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाकर के इंटरैक्ट कर रहा हूं।
इट रेफर्स टू डिजिटल स्पेसेस विच आर मेड मोर लाइफ लाइक बाय द यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। बिल्कुल सही बात, आपने डिजिटल स्पेस को और लाइफ लाइक बना दिया विद द हेल्प ऑफ VR और AR। हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज मेटावर्स अपने आप में एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है दोस्तों। रिसेंट स्टडी रैंक्ड इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। मेटावर्स इज अ नेटवर्क ऑफ ऑलवेज ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, ठीक है। द टर्म में रेफर टू डिजिटल स्पेसेस व्हिच आर मेड मोर लाइफ लाइक विद द यूज ऑफ VR एंड AR। VR मैंने आपको बता दिया, इट इज पॉसिबल थ्रू अ कोडिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ इमेजेस, स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर पॉसिबल फॉर देम। AR is a technology that layers computer-generated enhancements atop an existing reality in order to make it more meaningful through the ability to interact with it. There is also a specific type of metaverse which uses blockchain technology. In these, users can buy virtual land and other digital assets using cryptocurrencies. So metaverse जो है अब उसमें transactions भी होनी शुरू हो चुकी हैं. This has already started happening. सो इसीलिए फेसबुक ने नाम मेटा चेंज किया, बिकॉज फेसबुक का ये मानना है कि अब इंटरनेट में जो अगली रेवोल्यूशन है, जिसको हम लोग वेब 3.0 भी बोलते हैं, दोस्तों, वो वाली जो रेवोल्यूशन है वो मेटावर्स ही लेकर आने वाली। इसमें कई सारी लेयर्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ये धीरे धीरे डेवलपिंग लेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आज डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे और बहुत तेज़ी से डेवलप यहाँ पे आपको ये वाली लेयर्स देखने को मिलने वाली हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने कुछ टेक्नोलॉजीज को कवर किया। अगली क्लास में दोस्तों कुछ और टेक्नोलॉजीज कवर करूंगा। 5 बड़ी टेक्नोलॉजीज होंगी और कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज को भी कवर किया जाएगा, जिसको लेकर सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। मिलता हूं आपके अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।